बेंगलोर में विशेष अदालत में ये फैसला सुनाया जाएगा और वहां के हम आपको दृश्य दिखा दें। जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और एक तरह से लोगों की भीड़ जरूर है, लेकिन 3 लेयर में पुलिस की मौजूदगी वहां पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से हर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है जो कि अदालत की तरफ जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता अदालत में पहुंच चुकी हैं। 17 बरस पुराना ये मामला है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और इसमें कन्विक्टेड होते ही उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। सियासत दोनों जगह की गर्म है और खासतौर से चूंकि बेंगलोर और जो हमारे सहयोगी रामचंद्रन साहब जो बता रहे हैं कि दोनों जगह हो सकता है पटाखे फूटे, ये भी होगा कि लड्डू बटे। लेकिन टी आर रामचंद्रन साहब, एक सवाल तो है कि दूसरी तरफ डीएमके भी इस दौर में सबसे कमजोर है, और जिस बात का आपने जिक्र किया कि आखिर में लगाम तो हाथ में रहेगी जयललिता के, लेकिन क्या ये स्थिति डीएमके को दोबारा ऑक्सीजन देने का काम भी तो करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे अहम मुद्दा ये है कि जयललिता जी ने जो शानदार जीत हासिल की लोकसभा इलेक्शन में, उसमें डीएमके बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब डीएमके के पास कोई एक पार्टी भी जाने के साथ नहीं थी। डीएमके की हालत खराब है क्योंकि उनका बड़ा बेटा है वो पार्टी छोड़ के अलग हो गया और उसकी करामत साउथ तमिलनाडु में बिल्कुल अपने पकड़ में थी, तो उनको वहां से एक भी सीट नहीं मिली। तो उनको हारना तो था ही, पर उनकी हालत पॉलिटिकली बहुत खराब है इस वक्त। और छोटे बेटे ने कहा है, जो करुणानिधि साहब को रिप्लेस करने वाला है, उसने कहा है कि अगले इलेक्शन में भी अगर हम जीते तो करुणानिधि साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मेरे ख्याल में उस पार्टी की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है और मेरे ख्याल में वो कुछ चांसेस नहीं लेंगे। और जयललिता जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये हालत पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे करुणानिधि साहब ने उनके ऊपर ये केस थोपा है। अब उनको यहाँ रिहाई मिल जाती है तो मेरे ख्याल में वो अभी तक वो बहुत कम केसेस में कहीं फंसी हैं, बट यहाँ पर अगर उन्हें रिहाई मिल जाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म होगा। ओके, संजय हेगड़े जी, क्या आज के दिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फैसला सुनाया जाए, सजा नहीं दी जाए? नहीं, फैसला और सजा ऐसे केसों में एक साथ ही होता है, यानी एक ही दिन में होता है। यहाँ एक बात है कि ये जो सेक्शन 13(1)(e) है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, आखिरकार मामला होता है सिर्फ अकाउंटेंसी का, कि आपकी आय इतनी थी नॉन सोर्सेस से और आपकी संपत्ति इतनी है। तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि इतनी संपत्ति इनके पास इनकी ही थी। और इनकी आय, इनकी आमदनी सिर्फ इतनी ही थी। तो अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तब मामला प्रूव होता है। तो हर ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में नॉर्मली एविडेंस यही रहता है कि नहीं, ये संपत्ति मेरी नहीं थी, ये किसी और की है, ये किसी और, इस पे ये कर्जा था, इस कर्जे के कारण हम ये एसेट बन गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर मामला एविडेंस पे ही चलता है और सारे एविडेंस और टोटलिंग के बाद थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ टॉलरेंस भी है। तो ये कहना कि ये ओपन एंड शट केस है, वो मैं नहीं मानता हूं। पर इसमें अगर कन्विक्शन पर हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है और कन्विक्शन के बाद वो चीफ मिनिस्टरशिप तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिकली अगर ये स्थिति आती है कि आप यहाँ कन्विक्ट हुए, वहां आपको पद छोड़ देना है, हाँ। तो ये केस तानसी मसले पर जब ये आया था फैसला, उस संदर्भ में क्यों नहीं छोड़ रही थी पद वो? उस समय 2-3 फर्क है। उस समय एक सेक्शन वो जो 8(4) मैं पहले भी कह रहा था, अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, तो 8(4) तभी तो थी। तो अपील प्रोविजन, अपील जब तक दर्ज था तो डिस्क्वालिफिकेशन एज एन एमएलए होता नहीं था। और इस कारण जयललिता का ये कहना था कि अपील पेंडिंग है, एमएलएज ने मुझे चुना है चीफ मिनिस्टर बनने और जनता ने चुना है, और उस कारण वो चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहती थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को भी नकार दिया था। जयललिता के ही केस में कह दिया था कि अगर कन्विक्शन है तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, आप शायद एमएलए करके कंटिन्यू कर सकते थे, पर वो तभी 8(4) जब था। अब दोनों चीफ मिनिस्टर और एमएलए दोनों डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, रोहिणी, आप चूंकि घर के बाहर मौजूद है, पॉश गार्डन में मौजूद है, वहां पर लोगों की मौजूदगी या वहां पर किस तरह से लोग देख पा रहे हैं इस फैसले को? जी
प्रसून जी, अगर मैं बताऊं आपको कि सबकी पैनी नजर है इस पूरे जो मुकदमा है उसके ऊपर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 18 साल बाद इसका पूरा आप देख सकते हैं कि ये जजमेंट आ रहा है। सबसे अहम बात कि मैं हूँ जयललिता के घर के बाहर पोइस गार्डन में, दिखा सकते हैं कि AIADMK की पूरी जो काडर है बाहर आ गए हैं, उनकी फोटोज लेके वो उनकी नारा लेके खड़े हैं। जब मैं एयरपोर्ट में भी थी तब अगर बॉडी लैंग्वेज में की बात कहूँ मैं आपसे, जयललिता की थोड़ी बहुत टेंस थी वो। उनका वो जो होता है कि वो एक हरी साड़ी पहन के जाती है, जहाँ पे जाती है शुभ मुहूर्त भी देख के वो निकली है अपने घर से। पर सबसे अहम बात कि क्या होगा फैसला, क्या उनको बरी किया जाएगा, क्या उनके ऊपर फैसला दिया जाएगा और क्या उनको सजा मिल जाएगी, यही लगेगी। और बैंगलोर कोर्ट में यही पता चलेगा, थोड़ी देर में 11 बजे जजमेंट आनी है, तब हमें पता चलेगा कि जयललिता के ऊपर इस मुकदमे का क्या असर रहेगा। संजय जी, ये जो मसला, इसमें आज कोई सुनवाई नहीं होगी, मतलब आपस में काउंटर आर्गुमेंट्स नहीं होंगे? अभी सुनवाई का तो वक्त हो चुका है। सजा को लेकर काउंटर आर्गुमेंट होते हैं? सजा के ऊपर बहुत ब्रीफ सबमिशन होता है, और सबमिशन तो नॉर्मली यही होता है कि पुराना मामला है और अगर सजा लंबी हो तो ये औरत है वगैरह वगैरह। ये ऐसा नहीं है जैसे डेथ सेंटेंसेस में होता है, तब तो एक दिन के लिए पोस्टपोन होके फिर सजा पे सेपरेट आर्गुमेंट सुनाया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में नहीं। प्रतिभा, आप बेंगलोर में अदालत के ठीक बाहर हैं, वहां किस रूप में मौजूदगी है? सुरक्षा बंदोबस्त हम लगातार कैमरे पर दिखा भी रहे थे लोगों को, लेकिन वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं और उनकी मौजूदगी का मतलब क्या है? हो गई है यहाँ पे एटलीस्ट अबाउट 5000 पुलिस पर्सोनल यहाँ पे है जो कर्नाटका स्टेट पुलिस के हैं, और कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, बहुत सारे जो है। और यहाँ तक ही नहीं कि बैंगलोर के सारे शहर पे जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे भी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर पे ही। और जयललिता जी 9:40 को HAL एयरपोर्ट में लैंड हुई थी, और यहाँ पे अब एनी टाइम वो एक्सपेक्टेड है। और सारे लोग जो है जो AIADMK के कैडर के लोग हैं वो भी अभी आ चुके हैं, और 3 अदर जो को अक्यूज है जयललिता के साथ वो भी है, जज भी है। अभी सारे के सारे बहुत उत्सुक है आज का दिन कैसा दिन होगा जो जयललिता जी के लिए। प्रसून, ये इतनी सिक्योरिटी की वजह क्या है? प्रतिभा, क्योंकि लास्ट वीक जो है जयललिता जी ने कहा कि वो